हेलो बच्चों, हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब द्वि और ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हों। जैसे हम लोगों ने चुंबक के ध्रुव पढ़े हैं, चुंबकीय ध्रुव, एक उत्तर दिशा की ओर रुकने वाला उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और दूसरा दक्षिणी दिशा की ओर रुकने वाला दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। उसी तरह विद्युत के मामले में एक सिरे पर अगर हम थोड़ा सा धनावेश लें, दूसरे सिरे पर थोड़ा सा ऋणावेश हो, और दोनों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, सरलता के लिए अभी हमें मान लेते हैं कि वो दोनों बिंदु आवेश के रूप में हैं, तो ये जो निकाय बनेगा उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के और विजातीय दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण का मतलब इस सिरे पर जितना आवेश है उतना ही दूसरे सिरे पर भी आवेश होना चाहिए। विजातीय का मतलब एक पर अगर ऋण आवेश है तो दूसरे पर धन आवेश होना चाहिए, यानी दोनों के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव दोनों कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के विजातीय यानी विपरीत प्रकार के, विपरीत चिन्ह वाले आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इस तरह हम लोग द्विध्रुव को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अभी आगे के टॉपिक में हम लोग जब भी द्विध्रुव कहेंगे तो हमारा मतलब विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव से होगा। तो वैद्युत शब्द आगे हो सकता है हम लोग धीरे धीरे ना कहें, लेकिन इस पाठ के लिए ये समझे रहेंगे कि द्विध्रुव का हमारा मतलब वैद्युत द्विध्रुव से है। तो फिर उसके बाद अगली चीज़ है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। प्रायः हम लोग 2L से व्यक्त करते हैं, एनसीईआरटी में 2A से व्यक्त किया गया है। बाकी ये दो बिंदु आवेशों के बीच की डिस्टेंस दूरी है तो आप D से व्यक्त कर सकते हो। आगे हम लोग अभी इसको 2L से ज़्यादातर व्यक्त करेंगे। 2L से इसलिए व्यक्त करेंगे, हम लोग आगे अभी देखेंगे कि द्विध्रुव से जो भी दूरियां नापी जाती हैं गणना करने के लिए, द्विध्रुव से जहाँ तक की दूरी की ज़रूरत होती है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है। तो मध्य बिंदु का मतलब अभी जैसे द्विध्रुव के मध्य बिंदु यहाँ O है, यहाँ से अगर आप दूरियां नापोगे, ये टोटल लंबाई 2L है, तो L आपकी लंबाई इधर हो जाएगी, L लंबाई आपकी इधर हो जाएगी। अब गणना में जहाँ कहीं भी दूरी है, गणना में हमें इसकी कुल लंबाई की दूरी के आधे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको L माने होते तो L का आधा L/2 आता, तो गणना में कहीं वर्ग करना है, घन करना है, तो बटे 4 या बटे 8 इस तरह हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता। तो अभी गणना की सरलता के लिए, चूंकि हमें आगे द्विध्रुव की कुल लंबाई के आधे की ज़रूरत है, हम इसलिए इसको 2L से व्यक्त करते हैं। तो अभी द्विध्रुव की लंबाई यानी लेंथ ऑफ डाइपोल यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमारा मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की जो सरल रेखीय यानी न्यूनतम दूरी है, यहाँ से यहाँ तक एक सीधे में आप चले आइए, विस्थापन आप कह लीजिए दोनों के बीच का, तो वो सरल रेखीय दूरी इसलिए कि मान लो आप कहो कि नहीं हम तो इधर से ऐसे घूम के जाएंगे, तो इस रास्ते की लंबाई कुछ और होगी, तो ये है हमें इस रास्ते पे नहीं आना है। आप एक आवेश से चले दूसरे आवेश तक सीधे जाइए, और एक सरल रेखा में जो कि विस्थापन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक का, वो जितनी लंबाई आएगी, वो जितनी न्यूनतम दूरी आएगी दोनों बिंदु आवेशों के बीच की, उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ पद और देखते हैं जिनकी आगे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब द्विध्रुव का केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को व्यक्त करने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या थी? एक माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश के बीच का जो रेखाखंड था, जो सरल रेखा थी, ये जो रेखाखंड है ये द्विध्रुव की लंबाई है। और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी द्विध्रुव की लंबाई का मध्य बिंदु जो कैपिटल O है, वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। यहाँ आप फिर से एक बार देख लीजिए, आमतौर पे द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि दूरियाँ, जब द्विध्रुव से दूरी मापते समय उसके केंद्र से दूरियाँ नापी जाती हैं। तो जब केंद्र से दूरी नापोगे तो उसकी कुल लंबाई का आधा यानी 2L का आधा अगर L रहेगा तो गणना में आसानी रहेगी, इसलिए द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2L लेते हैं। और द्विध्रुव की लंबाई को व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड होता है उसके मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। फिर आते हैं द्विध्रुव की अक्ष पर, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होती है?
वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई वाले रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर प्राप्त रेखा द्विध्रुव की अक्ष होती है और इसकी दिशा यानी द्विध्रुव की अक्ष की दिशा यही द्विध्रुव की दिशा भी होती है। ये प्रायः -q आवेश से +q आवेश की ओर ली जाती है। ये परंपरागत है, बाकी वैसा कोई इसके लिए तर्क नहीं है कि हम -q से +q ही क्यों लेते हैं। बस परंपरागत रूप से इस दिशा में लेना शुरू कर दिया गया है तो सब लोग यही लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई वाला रेखाखंड यानी -q से +q आवेश को मिलाने वाली जो सरल रेखाखंड थी, इस रेखाखंड को आप दोनों दिशाओं में अनंत की ओर बढ़ा दीजिए। इसको आगे की ओर बढ़ाते चले जाइए, इसको इधर आगे की ओर बढ़ाते चले जाइए। तो ये जो हमें रेखा मिली, इसको हम लोग द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहते हैं, एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब कभी आप द्विध्रुव के अक्ष की दिशा कहते हो तो आपको -q आवेश से +q आवेश की ओर वाली दिशा लेनी है। आप एक चीज़ पर गौर करिए, ज्यामिति में हम लोगों ने पढ़ा है रेखाखंड जिसमें दोनों सिरे हमारे निश्चित होते हैं ऐसे। दूसरा एक होता है किरण जिसका एक दिशा में विस्तार हो सकता है, और तीसरा होता है रेखा जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार हो सकता है। तो रेखाखंड में दोनों सिरे हमारे निश्चित हैं, किरण में एक सिरा निश्चित है और दूसरा अनंत तक जा सकता है, और रेखा में हम दोनों तरफ अनंत की तरफ तक बढ़ा सकते हैं। तो ये अक्षीय रेखा है, आप इधर की तरफ भी बढ़ा सकते हो। बाकी दिशा की जब आप बात करोगे तो -q आवेश से +q आवेश की ओर की दिशा ली जाएगी। फिर अगली राशि पर आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये किसका है? विद्युत द्विध्रुव का। तो पूरा नाम इसका होगा वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्मॉल p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर का मतलब ऊपर तीर लगा के, इसलिए क्योंकि ये सदिश राशि है। और परिभाषित कैसे करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर आवेश के परिमाण, चूंकि दोनों सिरे पर बराबर आवेश हैं, एक पर -q है तो दूसरे पर +q, तो आप किसी भी एक सिरे पर आवेश का परिमाण केवल ले लीजिए। -q का परिमाण भी q होगा और +q का q है ही। तो किसी एक सिरे पर आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई यानी 2l से अगर उसको व्यक्त कर रहे हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा q का और 2l का, उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p कहते हैं। यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर आवेश के परिमाण स्मॉल q और द्विध्रुव की लंबाई 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p कहलाती है। अर्थात p बराबर q × 2l। सदिश रूप में अगर कहें तो 2l की जो दिशा होती है यानी द्विध्रुव की दिशा यानी द्विध्रुव की अक्ष की दिशा, तो यहाँ पर वेक्टर लगा लेंगे तो वेक्टर p बराबर q 2l वेक्टर। यहाँ 2l वेक्टर की दिशा क्या है? यानी द्विध्रुव की लंबाई की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो चूंकि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह तो है नहीं, धन चिन्ह है, जो इधर की राशियों का चिन्ह वही इधर भी, तो इसका मतलब 2l वेक्टर की दिशा ही p वेक्टर की दिशा भी होगी। तो p वेक्टर यानी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद संक्षेप में हम लोग केवल द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब इस पाठ में इसके बाद जब आगे हम केवल द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे तो हमारा मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से होगा। और किसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव के। तो केवल द्विध्रुव आघूर्ण संक्षेप में कहेंगे। तो अतः p वेक्टर यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव की अक्ष की दिशा में यानी द्विध्रुव की दिशा में अर्थात -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। अब इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। अब स्मॉल p का मात्रक यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? चूंकि p बराबर q × 2l, तो p का मात्रक बराबर q का मात्रक गुणे 2l का मात्रक। q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 2l है लंबाई, इसका मात्रक मीटर। प्रतीक रूप में कैपिटल C स्मॉल m। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको इस तरह मत लिखना, स्मॉल c स्मॉल m मत लिखना, ये नहीं तो हो जाएगा सेंटीमीटर का मात्रक। वहाँ पर c पूर्वलग्न है तो ऐसे स्मॉल c स्मॉल m मत लिखना। ये कैपिटल C फॉर कूलाम एंड स्मॉल m फॉर मीटर, तो दोनों मिला के कूलाम × मीटर। तो इसका ध्यान रखना, दोनों अगर स्मॉल हो गए तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा लंबाई का मात्रक। और p का विमीय सूत्र अगर आप लिखना चाहो तो उसी तरह p का विमीय सूत्र वही होगा जो q का विमीय सूत्र गुणे 2l का विमीय सूत्र। q है आवेश, आवेश का at होता है, a एम्पियर है, t टाइम है। 2l ये लंबाई है, लंबाई का लेंथ l हो गया। एक क्रम से इकट्ठा किए तो atl याद रहेगा अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर mlt वाले क्रम से हम लोग चलें तो mlt में l पहले है, फिर t और उसके बाद a, तीनों की एक हैं घातें और विमाएँ यानी
और अगर इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर द्रव्यमान की विमा शून्य है तो m0 L1 T1 A1, ये हुआ P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। अब एक टॉपिक है अणुओं का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्रुवण शब्द इसके पहले, इसके अलावा हम लोग एक जगह और पढ़ेंगे। एक तो ये विद्युत में ध्रुवण है, एक प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो पहले जो हमें अभी नहीं पढ़ना है पहले उसका सुन लेते हैं। प्रकाश में ध्रुवण क्या है? चूँकि प्रकाश प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब विद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन परस्पर लंबवत तल में रहते हैं और वो दोनों मिल करके परस्पर अध्यारोपित होकर के विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश में यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग चलने की दिशा के लंबवत वाले तल में विद्युत क्षेत्र के वेक्टर सभी संभव दिशाओं में सममित रूप से फैले होते हैं। अगर किसी विधि से हम ऐसा करें कि जो विद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन है उसको हम केवल कुछ निश्चित दिशाओं तक सीमित कर दें तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ये तो प्रकाश में ध्रुवण है। फिर से एक बार संक्षेप में, प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपनों को केवल एक या दो निश्चित दिशा के अनुदिश सीमित कर देने की घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और यहाँ प्रकाश वैद्युत में ध्रुवण क्या है? वैद्युत में ध्रुवण, पहले एक बार थोड़ा सा अणु या परमाणु की रचना पर आते हैं। देखो, अणु वो छोटी सी छोटी इकाई है पदार्थ की जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एटम्स से। अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, परमाणु को एटम कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र एक सूक्ष्मता की इकाई तो आप कह सकते हो द्रव्य की, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। जैसे कोई द्विपरमाणु किया उससे अधिक बहुपरमाणु कोई अणु है, जैसे मान लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आणविक अवस्था में O2 के रूप में पाई जाती है, जिसमें O और O ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकता। उसकी दूसरे किसी तत्व के साथ या दूसरे किसी परमाणु के साथ या अपने ही ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होगी। वो चाहेगा कि उसके साथ मिलकर के अणु बना ले। फिर परमाणु की आप सामान्य संरचना पे आ जाइए तो परमाणु में क्या होता है? परमाणु में समझ लीजिए ऐसे बीच में नाभिक है धनावेशित और उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में आपके चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन हैं। अब नाभिक पर जितना आवेश है, मान लो Z उसका परमाणु क्रमांक है तो प्लस Z ही नाभिक पर आवेश है। कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, कुछ इस कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे, कुछ इसी तरह उसके बाहर और कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। दो तरह की स्थितियाँ यहाँ हो सकती हैं। ये हो सकता है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो भिन्न भिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, इनका अगर आप औसत निकालो तो ये भी हो सकता है कि उन इलेक्ट्रॉनों का औसत भी यहीं पर आए। जैसे हम लोग द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं, गुरुत्व केंद्र निकालते हैं, उसी तरह आवेश वितरण का औसत, कि किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित हैं और इलेक्ट्रॉनों के उस वितरण का अगर हम औसत निकालें, वह औसत अगर नाभिक के संपाती है, कोइंसिडेंस है, नाभिक के साथ ही है, तो क्या होगा? नाभिक का जो आवेश था, और देखिए सामान्य अवस्था में परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, यानी प्लस Q और माइनस Q बराबर आवेश हैं, और दोनों अगर एक ही जगह पर हैं तो द्विध्रुव नहीं बन रहा है। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है कि अगर आप माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश कुछ दूरी पर रखते हो तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है। तो जिन अणुओं में ऐसा होता है कि जो ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का औसत आवेश, उनके आवेश के वितरण का जो औसत है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनों के आवेश वितरण का केंद्र कह सकते हो, वह नाभिक के संपाती होता है, यानी उसी स्थान पर आता है जहाँ पर नाभिक है। तो यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q आवेश एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो उस स्थिति में ये अध्रुवीय अणु होंगे। इन अणुओं में क्या होगा? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है आपने, तो उस स्थिति में प्लस Q और माइनस Q एक ही जगह पर हैं, यानी उस स्थिति में कोई द्विध्रुव नहीं बना है, यानी उस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु या अध्रुवित अणु कहते हैं। नॉन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी का अणु H2O। और
सारी एक चीज़ गलत लिख गई थी। हमने अध्रुवीय अणु के उदाहरण में जल लिख लिया था, जल ध्रुवीय अणु होता है तो वो इधर उदाहरण में रहेगा। अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण में है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये हैं। तो वो इसके पहले जो भी लिखा था उसमें आप संशोधन करके समझिएगा कि ध्रुवीय अणु के उदाहरण में जल यानी H2O है, और अध्रुवीय यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के उदाहरण में जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन है। तो इनमें क्या होता है, जब आप बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए हो तो उस स्थिति में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो औसत आ रहा है एक ही जगह पर है, तो P बराबर 0। और ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, बिना विद्युत क्षेत्र लगाए ही अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि यहाँ पर जैसे नाभिक जहाँ पर आ रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनों का जो भी बंटवारा है उनका, मान लो इलेक्ट्रॉनों का जो भी बंटवारा है और इलेक्ट्रॉनों का केंद्र अलग कहीं आ रहा है, तो धनावेश अलग हो गया, ऋणावेश अलग हो गया, उनके बीच की कुछ दूरी हो गई। ये हमारे उदाहरण हैं ध्रुवीय अणुओं के, जैसे जल का अणु। इस स्थिति में क्या होगा, जब आपने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं भी लगाया है, यानी E का मान 0 है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तब भी P बराबर 0 नहीं है। यानी बिना विद्युत क्षेत्र लगाए भी यहाँ पर कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ऐसे अणुओं को हम लोग ध्रुवीय अणु कहते हैं। बाकी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इसको भी जब आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे, मान लो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो यहाँ पर प्लस ZE धनावेश पर इधर की ओर बल लगेगा और इलेक्ट्रॉनों पर इधर की ओर बल लगेगा। धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और ऋणावेशों पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। नाभिक तो आसानी से बहुत ज़्यादा नहीं हटेगा, पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से काफ़ी हट जाएंगे, क्योंकि उनमें सभी की कक्षाएं थोड़ा डिफॉर्म हो जाएंगी, थोड़ा रूप बदल लेंगी। तो इस प्रकार से ऋणावेश का केंद्र अलग आ जाएगा, धनावेश का केंद्र अलग आ जाएगा। अध्रुवीय अणुओं में भी जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है और उस स्थिति में, तब हम कहेंगे कि अणु का ध्रुवण हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है। बाकी इनमें ध्रुवीय अणु में तो पहले से ही थोड़ा सा ध्रुवित थे, अलग अलग थे। जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, मान लीजिए आपने इस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये थोड़ा सा इधर की ओर खिसकेगा और ये थोड़ा सा इधर की ओर खिसकेगा। तो बाकी इनमें पहले भी था और अभी भी रहेगा ध्रुवण, तो बीच की दूरी कम हो रही है। एक विशेष स्थिति देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कहा था कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हों, दोनों पर आवेशों के परिमाण समान हों लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हों, अर्थात एक माइनस क्यू आवेश हो तो दूसरा प्लस क्यू आवेश हो, तो जो निकाय बनेगा वो विद्युत द्विध्रुव होगा। पर ऐसा नहीं है कि दो से ज़्यादा आवेशों से मिलकर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता। विस्तारित रूप में अगर हम देखें तो दो से अधिक आवेशों से मिलकर को बना निकाय भी विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर सकता है, पर शर्तें हैं कुछ उसकी। जैसे आप पहले दो बिंदु आवेश वाले में गौर करो, दोनों आवेशों को अगर आप जोड़ दो, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, तो टोटल कितना आया, 0। अब यही शर्त हम लोग विस्तृत निकाय के लिए भी देखेंगे। मतलब दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय में अगर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है तो भी वह निकाय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर सकता है। ये एक शर्त है क्या, कि दो से अधिक बिंदु आवेशों का निकाय भी विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा यदि, पहली बात तो ये कि सिग्मा क्यू बराबर 0 हो, कि जितने भी बिंदु आवेश हैं सभी का योग 0 हो रहा हो, बीजगणितीय योग 0 हो रहा हो, यानी धनावेश को धन चिन्ह के साथ लेना है, ऋणावेश को ऋण चिन्ह के साथ लेना है, अर्थात सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो। और इसका मतलब सिग्मा क्यू बराबर 0 का मतलब ये है कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, यानी सारे धनावेशों का जोड़ सारे ऋणावेशों के योग के परिमाण के बराबर है। तो इसी चीज़ को सिग्मा क्यू बराबर 0 को बीजगणितीय योग 0 आवेशों का हो तब होगा जब सारे धनात्मक आवेशों का योग सारे ऋणात्मक आवेशों के योग के मान के बराबर हो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, ताकि दोनों का सम यानी टोटल 0 हो। दूसरी एक शर्त यह है कि सभी धनावेशों का केंद्र, धनावेशों का जिस तरह से भी वितरण हुआ है, एक कहीं है दूसरा कहीं तीसरा कहीं, जिस तरह जो भी हैं, उनका जहाँ पर आप केंद्र या औसत ले सकते हो वो जो धनावेश का केंद्र होगा, और उसी तरह जो ऋणावेश का केंद्र होगा। जैसे इसके पहले हम लोग अणुओं के ध्रुवण में कह रहे थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का एक औसत, आप आवेश का औसत ले सकते हो कि हम इस बिंदु पर सारे इलेक्ट्रॉनों को केंद्रित मान सकते हैं। तो उस तरह से जो सारे धनावेशों का केंद्र होगा और सारे ऋणावेशों का केंद्र होगा वो दोनों अलग अलग स्थान पर होने चाहिए, अर्थात एक दूसरे के संपाती ना हो, कोइंसिडेंस ना हो, एक ही स्थान पर ना हो।
तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर किसी निकाय में 2 से अधिक बिंदु आवेश हैं तो भी हो सकता है वह निकाय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करे, लेकिन उसमें कम से कम 2 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली तो ये कि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो, यानी सारे धनावेशों का जो योग है उसका मान सारे ऋणावेशों के योग के मान के बराबर होना चाहिए, ताकि धनावेश ऋणावेश परिमाण बराबर चिन्ह विपरीत टोटल 0। और दूसरी बात ये कि धनावेशों का जहां आप सेंटर ले सकते हो, केंद्र ले सकते हो, ऋणावेशों का केंद्र उससे भिन्न होना चाहिए। धनावेशों का केंद्र कहीं और आ रहा, ऋणावेश का केंद्र कहीं और आ रहा। फिर हम लोगों ने 2 उदाहरण जैसे बनाए हैं। उदाहरण के लिए मान लो इस तरह कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष पर एक जगह +2q आवेश स्थित है, दूसरे 2 शीर्षों पर -q और -q आवेश स्थित हैं। अब आप इस शर्त के हिसाब से देखो, पहला है सिग्मा q बराबर 0, तो +2q और -q और -q -2q, +2q और -2q जोड़ोगे तो हो जाएगा 0। टोटल धनावेश टोटल ऋणावेश के बराबर है, यानी सिग्मा q बराबर 0, तो एक शर्त पूरी हो रही है। दूसरा क्या है, धनावेशों का जहाँ केंद्र हो वो ऋणावेशों के केंद्र से अलग हो। तो धनावेशों का केंद्र यहाँ एक ही जगह धनावेश है, इस शीर्ष पर मान सकते हैं। ऋणावेश एक इस शीर्ष पर है, एक इस शीर्ष पर है, और इस वितरण का औसत लेंगे तो इनको मिलाने वाली रेखा पर आएगा। ध्यान दीजिए, हमने लोगों ने पिछले साल द्रव्यमान केंद्र पढ़ा है कि m1 द्रव्यमान x1 स्थित पे है, m2 द्रव्यमान x2 स्थित पे है, तो उनके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xcm m1 x1 + m2 x2 बटे m1 + m2 होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, चूंकि दोनों बराबर परिमाण के हैं, तो इन दोनों का जो केंद्र आएगा वो इनके मध्य बिंदु पर आएगा। यानी इस स्थिति में हम -2q आवेश को यहाँ केंद्रित मान सकते हैं, और तब इनको आप भूल जाइए। समझ लीजिए इन दोनों का असर यह है कि -2q आवेश यहाँ है। अब आप ऋणावेश का केंद्र अलग कहीं है, धनावेश का केंद्र अलग कहीं है, और सिग्मा q बराबर 0 है। इसका मतलब ये रचना विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगी, और इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो इस दिशा में हमारा विद्युत द्विध्रुव होगा। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी त्रिभुज के शीर्षों पर ही 2 शीर्षों पे +q और +q आवेश है, एक शीर्ष पे -2q आवेश है, तो उसी तरह यहाँ भी सारा ऋणावेश मिलके -2q, टोटल धनावेश +2q, सिग्मा q बराबर 0। पहली शर्त पूरी हो रही है कि सारे आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, या सब ऋणावेशों का जोड़ सारे धनावेशों के जोड़ के मान के बराबर है। दूसरी बात, ऋणावेश तो एक ही जगह है, तो ऋणावेश का केंद्र यहाँ है, धनावेश एक यहाँ, दोनों बराबर परिमाण, तो इसी तरह ये भी इनके मध्य बिंदु पर होगा। आप इसको मान सकते हो, उसके तुल्य होगा, तब इनको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इनका असर ये होगा। ऋणावेश यहाँ, धनावेश यहाँ, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमारे p वेक्टर की दिशा होगी, और ये भी विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। हम लोग इसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। इसमें एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान हमको मालूम है, निकालना क्या है, H और Cl आयन। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुसूत्र HCl होगा, और जब आयनित होगा तो H+ आयन होगा और Cl- आयन होगा। ये प्रश्न में दिया नहीं था, ये उम्मीद की जा रही थी कि आपको पता होगा कि HCl जब आपका टूटेगा तो एक जाएगा H+ और दूसरा होगा क्लोराइड आयन Cl-। इन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? इस पर आपका आवेश होगा +E और इस पर आवेश होगा -E। यहाँ स्मॉल e मूल आवेश है, इस पर आवेश इतना होगा और इस पर आवेश इतना होगा। अब हमारा सिस्टम क्या हुआ, समझ लो H+ आयन और Cl- आयन और इनके बीच की दूरी, ये हमको उनके बीच की दूरी निकालनी है। ये एक द्विध्रुव जैसी रचना बनेगी, इसमें हमें बीच की दूरी निकालनी है। हमें मालूम क्या है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण पता है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। Q का मान कितना है? Q का मान चाहे आप इसका आवेश लो चाहे इसका आवेश, Q का मान E के मान के बराबर है। Q का हमें परिमाण लेना है, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। निकालना क्या है, दोनों के बीच की दूरी। सूत्र हमें पता है P = Q × 2L से आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2L = P/Q, और इसका मान
3.4 पी का मान दिया हुआ है गुणे 10 की घात -30 बटे क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये है कूलाम इंटू मीटर, ये है कूलाम। और इसको सरल कर लेंगे तो लास्ट में आएगा 2L बराबर, और बाद में यहाँ से जब इसको सरल करेंगे तो 2L बराबर गुणांकों को एक साथ लीजिए, 10 की घातों को एक साथ कर लीजिए। तो ये 3.14 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -30 ही है, ऊपर जाएगा +19, -30 और +19 बचा 10 की घात -11। यहाँ आप समझिए दोनों तरफ 10-10 से गुणा कर सकते थे ऊपर नीचे, तो 34/16 सरल कर लिए, 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर। ये है 2L। 2L का मतलब H+ और Cl- आयन के बीच की दूरी, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों या हाइड्रोजन प्लस और Cl- आयनों के बीच की दूरी इतना होगी। देखिए इस प्रश्न के लिए एक बात फिर से ध्यान दिला दें, एक चीज़ ध्यान देनी थी। आयनन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो वो आयनन है। जैसे और दूसरा ये कि जैसे इस तरह कुछ अणु टूटते हैं तो अणु टूटने में क्या होता है, अणुओं के जब बंध टूटते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जा सकता है। यहाँ पर क्या हुआ था, हाइड्रोजन के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन में चला आया था, तो हाइड्रोजन से एक निकल आया था तो वो H+ बना था। यहाँ पर हमें इस प्रश्न में सावधानी से ये ध्यान देना था कि हमारे +Q और -Q के मान क्या होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकला तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धनावेश यानी H+, और कितना आवेश, एक मूल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर यानी 1.6 गुणे 10 की घात -19। और उसी तरह दूसरे पर क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है Cl- आयन, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी क्लोराइड आयन Cl- पर आवेश की मात्रा उतना ही 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो हमने यहाँ पर इसीलिए आवेश का परिमाण लिख लिया था कि चाहे आप H+ आयन का कहो चाहे Cl- आयन का कहो, आवेश का परिमाण यही। तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से केवल ये ध्यान देना था कि आपको -Q +Q अलग से नहीं दिए थे, और ये आपको ध्यान रहना चाहिए था कि HCl आयन जब टूटता है तो H+ और Cl- आयन में टूटता है। H+ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उतना धनावेश, और Cl- पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उतना ऋणावेश। तो हमको ये +Q और -Q ध्यान रखना था, बाकी P का मान दिया था और 2L निकालना था द्विध्रुव की लंबाई। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर की दूरी है। पहला निकालना है, यदि वे विरामावस्था में हों तो उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। और दूसरी स्थिति में निकालना है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमे तो पूरे चक्कर में औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की दूरी दी हुई है, और पहले ये पूछा गया है कि अगर वो दोनों विरामावस्था में हो तो कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है, यानी दोनों पर आवेश की मात्राएं समान हैं, चिन्ह विपरीत हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और प्रोटॉन पे +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। दूरी मालूम है तो Q मालूम है, 2L यानी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की लंबाई मालूम है, तो Q × 2L से जब वो विरामावस्था में होंगे तो उनका हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, अगर यही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा हो प्रोटॉन के, तब क्या होगा, तब उसका देखते हैं। पहले पहला भाग कर लें फिर दूसरे पर आते हैं। तो पहले भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा चूंकि ऋणावेश है, मान लिया वो -Q वाला आवेश है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश धनावेश है, उसको +Q आवेश मान लिया, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये दोनों कुछ दूरी पर हैं तो एक द्विध्रुव की रचना करेंगे। उस द्विध्रुव की लंबाई क्या होगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि प्रश्न में दी हुई है 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर। Q का मान मालूम है, 2L मालूम है, यहाँ से हम P यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो पहला, जब वो दोनों विरामावस्था में होंगे तो उनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P बराबर Q × 2L से, P बराबर Q का मान आपने रखा 2L रखा, इसको गुणांकों का गुणा किया 0.848, घातें -19 -12 जोड़ करके -31,
इसको दशमलव का एक अंक आगे खिसकाएंगे तो 8.48 गुणे 10 की घात -1 लिख सकते हैं। बाद में -1 और -31 मिल करके 10 की घात -32 हो जाएंगे। तो 8.48 गुणे 10 की घात -32 कूलाम मीटर। और दिशा क्या होगी इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण की? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर, क्योंकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण में की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर लेते हैं। तो यहाँ पर दिशा हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। अब आते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में ये कहा गया है कि मान लो बीच में कहीं प्रोटॉन स्थिर है, ना जाहिर सी बात है नाभिक में होगा, और इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये इस पर चक्कर लगा रहा है। आपको ये निकालना है कि पूरे एक चक्कर में वृत्ताकार, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमे तो पूरे चक्कर में औसत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? आप यहाँ से गौर करिए, किसी भी एक स्थिति पर आप गौर करिए। जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, प्रोटॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसको भी हम मान लेते हैं ये स्थिर है। अब इस पर P की दिशा इधर की ओर होगी, फिर अगले क्षण जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी P की दिशा इधर की ओर होगी। इस तरह से हम जहाँ से भी देखेंगे P की दिशा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर रहेगी। तो इस तरह से पूरी गति के दौरान आप इन आधे का औसत जब निकालेंगे तो इनमें आप आधी बार गौर करिए, नीचे की ओर होगी, इतने में आधे उसके ऊपर की ओर होगी। ये सममित रूप से वितरित रहेगा, सममित रूप से फैला रहेगा। यानी हर एक P के संगत जब यहाँ है तब उसके संगत एक दूसरा P हमें इधर भी मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की इस स्थिति के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की एक स्थिति यहाँ भी मिलेगी, जिसके लिए P जब यहाँ था तो उसके लिए P यहाँ था, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से पूरे एक चक्कर के दौरान जब हम औसत निकालेंगे तो सारे विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और इस प्रकार से पूरे एक चक्कर के दौरान औसत ध्रुव आघूर्ण शून्य आएगा। तो इसमें एक कहानी लिखनी है, इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं, ये आप अपने आप से कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सुन लो। अभी एक बार विरामावस्था में हम लोगों ने देखा कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। फिर जब पूरे एक चक्कर के दौरान आप औसत की बात करते हो तो आप अलग अलग स्थानों पर देखो, किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहाँ से केंद्र की ओर दिशा, मतलब प्रोटॉन की ओर दिशा होगी। वृत्तीय पथ का केंद्र पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन की ओर दिशा होगी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। तो हर एक P वेक्टर के लिए आप इसको अगर दो आधे आधे भागों में बांट लीजिए तो हर एक आधे आधे भाग में किसी भी एक स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के संगत हमको उसी का जस्ट मिरर इमेज, उसका विपरीत दिशा वाला एक P वेक्टर सामने प्राप्त होगा, और उन दोनों युग्मों का जोड़ शून्य होगा। इस प्रकार से सममितता के कारण आधे भाग में जो P वेक्टर का हमारा मान आएगा वो शेष आधे भाग के P वेक्टर के मान के तो बराबर पर दिशा में विपरीत होगा। इस प्रकार से पूरे एक चक्कर के दौरान औसत विद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो इस तरह के प्रश्न के करने में यही बीच में आपको कहानी लिखनी थी। इसमें कोई गणित से अलग से सूत्र नहीं लगाना है, बस यही कि P वेक्टर निकालेंगे, हर बार P वेक्टर की दिशा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो परिदिश केंद्र की ओर होगी, और प्रत्येक स्थिति के सापेक्ष हम दूसरी साइड में एक दूसरी स्थिति ऐसी पाएंगे जहाँ पर P वेक्टर की दिशा उसके विपरीत होगी, परिमाण में बराबर, परिमाण सभी जगह बराबर होगा। Q वही है P और E के, दूरी वही है 2L जो त्रिज्या है वृत्तीय पथ की, तो P का मान वही होगा। दिशाएं अगर विपरीत हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आधे भाग के वृत्तीय पथ के आधे भाग के जो P वेक्टर होंगे उनका योग शेष आधे भाग के P वेक्टर के बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होगा। इस प्रकार परिणामी शून्य होगा। अतः दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो पूरे चक्कर में औसत विद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर +1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A उसके निर्देशांक है -2 mm 00 तथा B दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक +2 mm 00 पर स्थित हैं। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा क्या होगी? ये यूपी बोर्ड में आया था 2019 में। देखने में प्रश्न जितना बड़ा लग रहा है उत्तर इससे कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें दिया क्या क्या है? दो आवेश दिए हुए हैं। आप ध्यान दीजिए, QA यानी A बिंदु पर जितना धनावेश है उतना ही B बिंदु पर ऋणावेश है।
परिमाण बराबर चिन्ह विपरीत, यानी ये एक विद्युत द्विध्रुव बनेगा। और हमें स्थितियां पता हैं कि ए बिंदु कहाँ है, मतलब ये वाला आवेश यहाँ स्थित है और बी वाला आवेश यहाँ स्थित है। ये एक्स वाई जेड के रूप में अगर हम लोग निर्देशांक देखें तो ये अगर यक्स वाला तल है, यक्स वाली अक्ष की दिशा में है, तो ये समझो मूल बिंदु से 2 मिलीमीटर पीछे की ओर स्थित है। बाकी वाई और जेड के निर्देशांक 0 हैं, तो यानी यक्स अक्ष के अनुदिश है। और बी वाला यक्स, अगर ये यक्स का निर्देशांक है तो यक्स अक्ष की धन दिशा में स्थित है 2 मिलीमीटर आगे। तो चित्र हमारा कुछ ऐसे बनेगा कि अगर इसका हम लोग हल देखें, एक तो हमें प्रश्न में मालूम क्या क्या है, चाहे आप QA कहें चाहे QB कहें, यानी Q का मान दोनों स्थितियों में 1.5 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो आप इसको इतना लिख सकते हो। और ये चित्र कुछ ऐसे है, मान लो यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -2 mm 0 0, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं +2 mm 0 0। ये -2 mm वाला ए बिंदु था, ये वाला बी बिंदु था। यहाँ कौन सा आवेश स्थित है, यहाँ पर आपका ए बिंदु पर +1.5 माइक्रो कूलाम है, यहाँ बी बिंदु पर -1.5 माइक्रो कूलाम है, यानी ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। क्यू का मान मालूम है, दूरी बीच की निकाल सकते हैं, 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर इधर, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर इधर, यानी टोटल हमारी हो जाएगी 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर का मतलब 4 × 10⁻³ मीटर। क्यों मालूम है, 2L मालूम है, P निकाल सकते हैं। और दिशा हमारी क्या आएगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, तो P वेक्टर की दिशा हमारी ये होगी, जो P वेक्टर होगा उसकी दिशा हमारी B से A की ओर होगी। तो बस इसका मान रखते हैं, सरल कर लेते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर Q × 2L से आप देखेंगे, Q का मान आपने रखा है 1.5 × 10⁻⁶, और इसका 4 × 10⁻³ और ये कूलाम में है, ये मीटर में है, गुणा कर लिए, इसका हो जाएगा 6 और × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो इस स्थिति में ये 6 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये आपका निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। और दिशा इसकी क्या हो जाएगी, -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, B पर माइनस आवेश रखा है, यानी B से A की ओर, तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। एक प्रश्न और देखते हैं, ये JEE 2019 में आया था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में। समबाहु त्रिभुज के कोनों पर चित्रानुसार रखे गए आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। एक चित्र बना हुआ है, ये इधर y अक्ष की दिशा है, इधर x अक्ष की दिशा है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके एक शीर्ष पे यहाँ +Q आवेश है, दूसरे शीर्ष पर +Q आवेश है, और इस शीर्ष पर -2Q आवेश है। निर्देशांकों की अगर आप बात करें तो मान लीजिए ये वाला मूल बिंदु पे रखा है 0 0 है। अब इनके निर्देशांक आप समझ सकते हैं, इसका L 0 हो जाएगा और इसका, तो इधर की तरफ x अक्ष की दिशा है, i कैप का मतलब इस अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप है। ये y अक्ष की दिशा है, यहाँ उस दिशा में एकांक सदिश j कैप होगा। आपको निकालना है कि क्या ये निकाय, पहली बात तो देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, और अगर बनेगा तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। 2 शर्तें हम लोगों ने देखी थी कि अगर हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, कोई ऐसा निकाय है जिसमें 2 से अधिक बिंदु आवेश हैं, तो वो विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर सकता है यदि ΔQ बराबर 0, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो। एक शर्त थी, यहाँ +Q -2Q, ये दोनों 2Q प्लस का, ये 2Q माइनस का, टोटल 0। इसका मतलब एक शर्त तो पूरी हो रही है, ये द्विध्रुव हो सकता था। दूसरी शर्त क्या थी, सारे धनावेशों का जो केंद्र आएगा वो सारे ऋणावेशों का जहाँ केंद्र होगा उसके संपाती ना हो, उसके साथ ना हो। यहाँ धनावेश, इन दोनों धनावेशों का केंद्र आप देखेंगे तो इनको मिलाने वाली रेखा पर बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब इस धनावेश का केंद्र, इन दोनों +Q का केंद्र यहाँ इसके बीच में आएगा, इसका माइनस का यहाँ है, दोनों एक साथ नहीं है। इसका मतलब ये विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। हम लोग इसको कई तरह से लगा सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि Q और Q दोनों का टोटल यहाँ मान लें कि 2Q आवेश यहाँ पर है, और बाद में ये दूरी निकाल लें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2L से,
एक वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, एक हम लोग वेक्टर रूप से देखते हैं। मान लो समबाहु त्रिभुज न बन रही होती, कोई और आकृति होती जिसमें हम सीधे कोई सूत्र ना लगा पाते, तो उस रूप में देखते हैं, वेक्टरों के रूप में। अभी यहाँ इसको आप -q और -q दो भागों में बांट सकते हो। ये +q और ये -q आवेश एक विद्युत द्विध्रुव, ये +q आवेश, ये -q आवेश दूसरा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आवेश समान, इस वाले निकाय में जितना आवेश था इतना ही इसमें भी है, +q -q। और दिशा क्या होगी इसके p वेक्टर की? इसके p वेक्टर की दिशा -q से +q की ओर, इसके p वेक्टर की दिशा -p वेक्टर से +q वेक्टर की ओर होगी। और ये कोण कितना होगा? समबाहु त्रिभुज है तो 60 अंश का कोण होगा। अब हमारे पास क्या बनेगा? इसका हल अगर देखें तो पहली बात तो जो दो वेक्टर बनेंगे, मान लो एक ये P1 बनेगा, चलिए बाद में देखते हैं, पहले इस प्रश्न का हल देखते हैं। पहले तो एक बार देख लेते हैं कि ये निकाय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ चूंकि सिग्मा q बराबर 0, +q 2q और -2q 0। और दूसरी बात ये कि धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र से भिन्न है, संपाती नहीं है दोनों के केंद्र, तो इसका मतलब निकाय विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में मान लो हमने इस -2q को दो हिस्सों में बांट लिया, -q। एक -q और +q एक विद्युत द्विध्रुव, दूसरा -q और +q दूसरा विद्युत द्विध्रुव। इसके p वेक्टर की दिशा मान लो हमने यहाँ अलग से चित्र बना लिया, P1 है इस दिशा में -q से +q की ओर, और दूसरे के P2 की दिशा इस दिशा में होगी। ये दोनों के बीच का कोण 60 अंश है। ये समबाहु त्रिभुज था। और सममित के आधार पर अगर देखें, पहले हम दिशा देख लेते हैं। सममित के आधार पर देखें तो ये इनके समद्विभाजक जो रेखा होगी, हमारा p वेक्टर इस दिशा में होगा। और समद्विभाजक रेखा क्या होगी? आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ ये 30 अंश होगा, ये 60 अंश है, ये 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ ये भी 90 अंश है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब इधर ऊपर की ओर जब आप जाते तो ये +z की दिशा थी, यानी y अक्ष की दिशा थी। आप नीचे की ओर आ रहे हो तो ये -j की दिशा है, यानी y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आप आ रहे हो। तो एक तो दिशा की बात हुई। दूसरा, इस P1 और P2 वेक्टर का जो परिणामी होगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों के पास वेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा, सदिश राशियाँ हैं। P1 भी सदिश है, P2 भी सदिश है, सदिश राशियाँ हैं। दो सदिशों का जब हम जोड़ कर रहे हैं, मान लो a और b दो सदिश हैं, उनके बीच का कोण थीटा है, तो उनके परिणामी कैपिटल R का मान R बराबर वर्गमूल के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर a P1 b P2 और संयोग से दोनों के मान बराबर। यहाँ भी वही q, यहाँ भी वही q, यहाँ भी बीच की दूरी l, यहाँ भी बीच की दूरी l। ध्यान रखना p बराबर q × 2l मत रख देना। 2l तब हम रखते जब हम 2l कह रहे थे, द्विध्रुव की लंबाई है यानी प्रभावकारी लंबाई, और यहाँ पर लंबाई हमारी l दी हुई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो P1 बराबर q × l, P2 बराबर भी q × l। अब परिणामी अगर p निकालें तो a² + b² + 2ab cos थीटा 60 अंश, दोनों के बीच का कोण। p का मान QL है, QL² 2 QL × QL cos 60 अंश का मान 1/2, 2 और 2 कट गए तो ये भी बचा QL², यानी ये हो गया 3QL²। और ये है हमारा वर्गमूल के अंदर। तो इस पूरे का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये QL वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और √3। दिशा इसकी क्या होगी? दिशा हम लोगों ने यहाँ से जो देखा था कि अभी ये -j की दिशा में होगी, y अक्ष की विपरीत दिशा में। तो p का परिमाण तो QL√3 होगा, दिशा -j वेक्टर की दिशा में होगी, यानी y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी। और इसका मतलब अगर आप सदिश रूप में कहो तो वेक्टर p बराबर माइनस चिन्ह यहाँ लगा लीजिए, j का यहाँ ले लिए, और ये परिमाण √3 QL। ये हो गए हमारे p वेक्टर का परिमाण, वहाँ पर उस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।